हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। तो हमारा जो BNSS का जो लेक्चर सीरीज़ चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको पता होगा, हमारा जो अभी करंट जो चैप्टर चल रहा है, ओके, वो है अरेस्ट चैप्टर चल रहा है। चैप्टर नंबर है 5, ओके। और सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? 35 से लेकर 62 तक, याद है? ओके सर। अगर इसके अलावा लास्ट क्लास में हमने जो जो पढ़ा था एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं एक बार बस ब्रीफली रिवाइज करूँ तो देखो, अभी तक हमने ये पढ़ा है सबसे पहले कि भैया अरेस्ट क्या होता है। अरेस्ट पढ़ लिया। अरेस्ट के बाद हमने फिर पढ़ा कि हु कैन मेक अरेस्ट। ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया। इसमें हमने क्या देखा? 3 लोग अरेस्ट कर सकते हैं। जी सर। इसका हमने मीनिंग देख लिया। मीनिंग क्या होता है? मीनिंग का मतलब क्या होता है? अरेस्ट का क्या मतलब था? किसी एक बंदे को उसके पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव करना। ठीक है, अच्छा। अरेस्ट और कस्टडी में डिफरेंस था, याद है? ओके। हु कैन मेक अरेस्ट? अरेस्ट कौन कर सकता है? इसमें याद करने का तरीका बताया था भाई, 39, 40 और 41। ये साइड वाले तो 2 थे बड़े आदमी, यानी ये था पुलिस ऑफिसर पहला, और 41 था तुम्हारा मजिस्ट्रेट, और ये था प्राइवेट पर्सन, याद है? अच्छा, 39 के साथ एक था 35। 35 ये बात बोलता है कि किस किस ऑफेंस में, मतलब किस किस केस में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकता है, याद है? ये पढ़ लिए। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 43। क्या पढ़ा सेक्शन 43 में? कि अरेस्ट हाउ मेड, किस तरीके से अरेस्ट किया जाता है, प्रोसीजर क्या होता है। फिर हमने सेक्शन इसी के साथ इसका भाई पढ़ा सेक्शन 46 कि नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। ठीक है, अननेसेसरी रिस्ट्रेंट आप लोग नहीं कर सकते हैं। अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, जी सर, ये हमने पढ़ लिया। इसके अलावा हमने 3 लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़े थे। हमने केस लॉज कुछ हमने कवर किया था, जैसे कि हमने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया। सबसे पहला केस लॉ पढ़ा था हमने, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर हमने पढ़ा तुम्हारा जोगिंदर कुमार का केस पढ़ा, जोगिंदर कुमार। फिर हमने पढ़ा अरनेश कुमार का केस। ठीक है, अरनेश कुमार का पढ़ा। फिर हमने हैंड कफिंग पे गाइडलाइंस पढ़ा, जो कि किसका था? अल्तमिश रीन। देखना स्पेलिंग थोड़ा देखना, AEL होगा, T है, हाँ। रीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका भी हमने जजमेंट देखा। तो अब अभी तक हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक ये सारा चीज़ हमारा हो चुका है। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। तो लास्ट क्लास में ये था स्टडीड टिल नाउ। ठीक है, और कुछ अगर आपको याद आ रहा है तो बताना क्या क्या पढ़े हैं। तो सेक्शन अगर देखोगे तो कितना सेक्शन कवर हो गया इसमें? 35, 39, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेक्शंस कवर हुए। ठीक है, आज क्या पढ़ाओगे सर? आज पढ़ेंगे पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर। तो जो बंदे फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं भाई, ये तो पहले ही बोलना था मुझे, 3 मिनट तो देख चुके हो। 1.5x से ज़्यादा स्पीड में आपको देखना है इस लेक्चर को। ठीक है, चलिए आज क्या पढ़ोगे सर? आज क्या पढ़ाएंगे? आज पढ़ाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन एक लिखिए। क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर। पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर को एक्सप्लेन कीजिए अंडर BNSS। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? एक अरेस्ट होने के बाद, मान लो बंदा अरेस्ट हो गया, अब अरेस्ट
एक तो पढ़े हम लोग कि अरेस्ट कैसे किया जाता है, सेक्शन 43 में क्या पढ़े कि अरेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है, कि अरेस्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है, कि अरेस्ट करना है, बट अरेस्ट होने के बाद क्या होगा, समझे कि नहीं मेरा बात। एक होता है अरेस्ट कैसे करते हैं सेक्शन 43, बट अरेस्ट एक बार बंदा हो गया तो अरेस्ट होने के बाद क्या क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, उसको बोलते हैं पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर। पोस्ट मतलब बाद में, अरेस्ट होने के बाद क्या क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें लिखिए इट इंक्लूड्स फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, इसमें ये सब पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला है तुम्हारा सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। सबसे पहले क्या है, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। जब बंदे को आप अरेस्ट करते हो ना, सबसे पहले उसका सर्च करते हो। अच्छा सर, ये तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सेक्शन 49 सर्च एंड सीजर याद करो। जब हम लोग चैप्टर 13 पढ़ रहे थे, ठीक है, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड द इन्वेस्टिगेशन, समझे कि नहीं, तो उसमें क्या पढ़े थे, सेक्शन 49 में जब मैं आपको बता रहा था सर्च एंड सीजर का, इन्वेस्टिगेशन के दौरान सर्च और सीजर करता है पुलिस, याद है। तो उसी समय सेक्शन 49 और 50 को कवर करा दिया था, याद है कि नहीं। जी सर, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन सेक्शन 49। दूसरा पावर टू सीज आर्टिकल, याद आ रहा है सर, ये भी तो पढ़ा हुआ लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन, ऑफेंसिव वेपन। ये कौन सा सेक्शन, सेक्शन 50। ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी कवर्ड, ऑलरेडी कवर्ड। तो सर आप नहीं बताओगे, नहीं पढ़ाऊंगा अभी, क्यों, क्योंकि लेक्चर नंबर 38 आप एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये दो सेक्शन 49 और 50 मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है लेक्चर नंबर 38 में। आइए देखते हैं। तो ये है हमारा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको मैं दिखाने, जस्ट मैं ये दिखाने के लिए आया हूँ कि कहाँ पर हमने कवर किया है। अगर आप जाओगे यहाँ पर और नीचे जाओगे तो लेक्चर नंबर 38 कहाँ गया, और देखिए ये वाला, कौन सा सर, ये वाला, ये लेक्चर को देखिए। अरे भाई लिख जा, लिख रहा है कि नहीं। ये लेक्चर नंबर 38 देखिए, 38 सेक्शन 49 और 50 दोनों कवर है। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। देखिए 57 मिनट्स का लेक्चर है, इसमें दोनों में अच्छे से कवर कर दिया हूँ। तो इसको वापस से मैं पढ़ाऊँ तो ये बेवकूफ़ी होगा, समझे कि नहीं, और टाइम वेस्टेज है। तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ और उस समय पढ़ाते वक्त भी बताया था। सर एक बार प्ले कर दीजिए, तो प्ले भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए देखिए, सर्च करता है साउंड नहीं आएगा क्योंकि जुरिस्डिक्शन के अंदर, याद है 180 बता रहा हूँ, पढ़ा, जिसमें आगे ये बढ़ाता हूँ। हमने एक बार रिवाइज कराया, वारंट। उसका तो देखिए ओह सर्च माय ऑफ अरेस्टेड गॉड, पर्सन, क्या इशू, वह वारंट। इसको आप एक बार अच्छे से देख ऑफिसर को लीजिएगा। मैं डायरेक्शन दे रहा दिखा है दिया कि वीडियो आपको प्ले उसको करके, समझ में आया। रिलीज मत करना, मेरे पास लेके आ जाना। किस में, चलिए किस सिचुएशन में, नॉन बिल। अभी इसको हटाते हैं भाई। चलिए अब आ गए हैं हम वापस स्क्रीन पे अपना। अब सेक्शन 49 50 को पढ़ने का ज़रूरत है क्या, नहीं। तो सेक्शन लेक्चर नंबर 38 देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, बस इतना जान लो। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन मतलब एक बार बंदा अरेस्ट हुआ ना, तो उसको उसका हम लोग तलाशी लेंगे, सर्च लेंगे, ठीक है। ठीक है, एक बार बंदा अगर अरेस्ट हो गया तो सबसे पहले उसका तलाशी लिया जाएगा। दूसरी बात, उसके पास से जो भी चीज़ बरामद होगा, ठीक है, उसको भी सीज कर लिया जाएगा। तो दो चीज़ें, सेक्शन 49 में सर्च है, 50 में है उसका जो वेपन्स वगैरह मिल रहा है, ऑफेंसिव वेपन्स, उसको सीज कर सकता है पुलिस वाला, समझ में आया। ओके, तो ये सारा चीज़ है 49 से 50 पढ़िएगा, पूरा अच्छे से मैं पढ़ा दिया हूँ लेक्चर नंबर 38 में। सर आगे आज फिर आगे क्या पढ़ाओगे, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं इस अरेस्ट चैप्टर के लिए पर्टिकुलरली रखा गया है। तो लिखिए, पहला है, तीसरा मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, यह है सेक्शन 51। ओके सर। फिर है चौथा,
एक्यूज्ड ऑफ रेप, जो बंदा जिस पर रेप का एक्यूजेशन लगा है उस बंदे का एग्जामिनेशन। ये कौन सा है भाई? सेक्शन है ये 52। ठीक है, ये क्या हो जा रहा है? आदत 5, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन। एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ठीक है, ये है तुम्हारा सेक्शन 53। ठीक है, 6th नंबर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, सेक्शन 54। ठीक है, 7th नंबर है रिपोर्ट्स ऑफ अरेस्टीज। ठीक है, रिपोर्ट ऑफ अरेस्ट टू बी सेंट टू डीएम और एसडीएम। ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 59। तो यहाँ से तो हमारा सेक्शन 49 से स्टार्ट होके 50, 51, 52, 53, 54 तक है। उसके बाद है अलग से 59। ये है पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर। समझे क्या? समझे? तो सर एक बार बंदा अरेस्ट हो जाता ना तो उसके बाद ये सब सेक्शन अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अगर एक बार बंदा अट्रैक्ट हो गया, अट्रैक्ट करने के लिए, बंदे को अरेस्ट करने के लिए कौन सा सेक्शन लग गया? 43, जो कि यहाँ पर कवर कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, अगर एक बार बंदा अरेस्ट हो चुका तो उसके बाद क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा? 49 से 54, याद करो, 49 से 54 लगेगा और 59 अलग से लगेगा। क्या बोला? 49 से 54 लगेगा और 59 लगेगा। तो ये सब है सेक्शन जो कि अरेस्ट होने के बाद अप्लाई होंगे। समझ में आ रहा है? ओके सर। तो जिसमें से 49 क्या था? सर्च ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। जैसे बंदे को अरेस्ट करके लाते हैं तो उसका तलाशी लिया जाता है। ठीक है, तो वो नेसेसरी अपैरल्स को छोड़ के उसका सारा चीज़ देखा जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। सेक्शन कौन सा है? 49 है। फिर 50 में है, अगर मान लो उसके पास से कोई हथियार, बम बारूद कुछ भी निकला, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा? सीज कर लिया जाएगा। तो वो है सेक्शन 50, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। तो ये जो 2 सेक्शन को पढ़ना है कि इस लेक्चर में? नहीं, क्योंकि 38 नंबर लेक्चर में मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, आज फिर कहाँ से पढ़ेंगे? 51 से पढ़ेंगे। तो लिखिए, तीसरा बात बोलता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसे ही बंदा अगर एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन है सेक्शन 51। ठीक है, अच्छा, फिर है दूसरा एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड ऑफ रेप। अगर लेकिन कोई रेप का एक्यूज्ड है उसका एग्जामिनेशन अलग है। नॉर्मल क्या बोला? एक्यूज्ड का अलग है, और एक एक्यूज्ड जो रेप का एक्यूज्ड है उसका एग्जामिनेशन अलग है। समझो मेरा बात को। यह है नॉर्मल मेडिकल एग्जामिनेशन। कोई भी बंदा अरेस्ट होके आता है, ठीक है, जो नॉर्मल जिस पर एक्यूजेशन का चार्जेस है, तो उस पर सेक्शन 3 लगेगा, सॉरी 51 लगेगा, नंबर 3 लगेगा 51। लेकिन मान लो कोई बंदे को अरेस्ट करते हैं और वो बंदा उस पर रेप का चार्जेस है, तो भैया उस पर सेक्शन 52 लगेगा। याद रखना, 51, 52, 53। ठीक है, अच्छा, तो तीसरा क्या है सर? तीसरा है एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्ट पर्सन। क्या लिख दिया मैं? अरेस्टेड पर्सन ही होगा। एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ठीक है, तो इसमें ये क्या है सर? तो फिर सर ये तो सेम लग रहा है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड और एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन तो सेम लग रहा है। नहीं भाई नहीं, दोनों अलग हैं। कैसे अलग हैं? उस सेक्शन में जाएंगे तो बताऊंगा मैं, लेकिन अभी समझो, यह है नॉर्मल मेडिकल एग्जामिनेशन 51 वाला। 52 है रेप एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन, और तीसरा है अरेस्टेड पर्सन का एग्जामिनेशन। और अरेस्टेड पर्सन है हमेशा जरूरी नहीं कि एक्यूज्ड हो, कोई बंदा जो एक्यूज्ड नहीं है उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। ओहो हाँ, समझे? अच्छा, 6th नंबर है, ठीक है, बंदे को लेके आए तो उसको पहचानेंगे कैसे कि यही था बंदा, ये था या नहीं था? पहचानते हैं, याद है? पुलिस कभी देखना आप लोग टीवी वगैरह में, आपको बुलाया जाएगा, आपको कैमरा के सामने रख दिया जाएगा और बोला जाएगा देखो यही था क्या, पहचानो इसको, खड़ा कर दिया जाएगा लाइन से। तो वही बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। क्या है? 54। फिर लास्ट में है अरेस्ट का रिपोर्ट्स भेजा जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है तुम्हारा कलेक्टर वगैरह, उसको भेजा जाता है कि कितने लोगों को अरेस्ट किया गया। ठीक है, और या फिर एसडीएम को। समझ में आया? तो
पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर में कहाँ से लेके कहाँ तक है? सेक्शन 49 से है 54 और 59 है अलग। समझ में आ गया? ओके सर, समझ में आ गया। तो अब स्टार्ट करते हैं कहाँ से? सेक्शन 51 से। तो आर यू रेडी? यस, चलो। तो 49 50 हो चुका है 38 में, और अभी हम लोग करेंगे 51। ठीक है, चलिए सर, इसको मैं करता हूँ। ये क्या हो गया भाई? ओके, यस, ये दो चीज़ भी हो जा रहा है इसके साथ। वाह, यस, इसको करूँ कॉपी, इधर करता हूँ पेस्ट। चलो, हुआ? ठीक है, सेक्शन 51 क्या है? सेक्शन 51, ठीक है, सेक्शन 51। ओके, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड। चलिए सर बताइए इसमें क्या पढ़ना है? बता रहा हूँ, थोड़ा दम धरियो। लिखो मेरे साथ साथ। ये जो सेक्शन 51 है भाई, ये हुआ करता था, आप लोग एक बार थोड़ा इसको मैच करते रहना, देखते रहना, ठीक है। ये होता था आपका सेक्शन 53 सीआरपीसी का। सीआरपीसी में ये कौन सा सेक्शन हुआ करता था? सेक्शन 53 सीआरपीसी। समझ में आ रहा है? ओके, अच्छा। इसके अलावा चलिए इसमें क्या है? तो सर एक्यूज्ड मतलब क्या, बताइए तो पहले। आप तो एक्यूज्ड लिख दिए, बताइए एक्यूज्ड मतलब क्या? तो लिखो मेरे साथ साथ बच्चे, एक्यूज्ड मतलब क्या होता है? एक्यूज्ड का मतलब होता है भाई, पर्सन अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। ठीक है, अगर कोई बंदा ऑफेंस कमिट करने के चार्ज पर अरेस्ट किया जा रहा है तो हम उसको एक्यूज्ड बोलते हैं। अगर आप पे कोई भी ऑफेंस का चार्जेस लग रहा है कि आपने ये काम किया है, आपने ये ऑफेंस किया है, तो हम आपको क्या बोलेंगे? एक्यूज्ड बोलेंगे। अगर आप पे किसी भी क्राइम का चार्जेस लगा है तो आपको एक्यूज्ड बोला जाएगा। सेक्शन है 51। ओके, कि अगर कोई बंदे को अरेस्ट किया गया और वो बंदा कौन है? एक्यूज्ड है। क्या क्या? फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से नहीं समझ में आया सर? ये है बंदा, ठीक है, मिस्टर ए, इस पे मर्डर का चार्जेस लगा है कि इसने मर्डर किया है। तो इस बंदे को पुलिस वाले ने क्या किया? पकड़ लिया, ठीक है, अरेस्ट कर लिया, तो हम इसको एक्यूज्ड बोलेंगे। एक्यूज्ड कि क्या बोलेंगे? एक्यूज्ड बोलेंगे। अच्छा, जब यही बंदे का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा तो इस बंदे को इस सिचुएशन को बोलेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए आगे बताइए सर। आइए, बैरक में क्या लिखा है पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, व्हेन एन नहीं, क्वेश्चन लिखिए इसमें, व्हेन कैन अ मेडिकल एग्जामिनेशन बी कंडक्टेड। कब एक मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा सकता है? ठीक है, तो मतलब किसके सिचुएशन में मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे? किसका? मेरा, तुम्हारा? एक्यूज्ड का भाई, एक्यूज्ड का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, समझे। तो लिखो कब करेंगे। सबसे पहले, इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड फॉर एन ऑफेंस and there are sufficient grounds to believe that examination of their body may provide
एविडेंस ऑफ क्राइम। समझो क्या बोला। अगर कोई बंदा अरेस्ट होके आता है किसी भी ऑफेंस में, कोई सा भी ऑफेंस हो गया, बंदा अरेस्ट होके आया, ठीक है, मर्डर का चार्जेस लग गया, चोरी का लग गया, डकैती का लग गया, ग्रीवस हट का लग गया, कुछ भी लग गया, जितने भी ऑफेंसेस दिए गए हैं बीएनएस में सबका, मान लो कोई सा भी ऑफेंस में वो अरेस्ट होके आ गया। दूसरा कंडीशन क्या है, देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स, और भाई बहुत सारे ग्राउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स टू बिलीव दैट, और बहुत सारे ग्राउंड्स ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि भैया अगर हम उसके बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन किए ना तो कुछ ना कुछ एविडेंस तो मिल ही जाएगा। अगर हम लोग उसके बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन किए तो भैया एविडेंस तो मिल ही जाएगा। तो उस केस में क्या होगा भैया, उस बंदे का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो दो कंडीशन, पहला अगर उस पर कोई ऑफेंस का चार्जेस लगा है प्लस अरेस्ट होके आता है, इसके अलावा पुलिस के पास रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट करता है ये सोचने के लिए कि अगर हम इसके बॉडी का तुरंत मेडिकल एग्जामिनेशन किए ना भाई तो एविडेंस तो मिल ही जाएगा। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करना पड़ता है। समझ में आया? अच्छा, तो मेडिकल एग्जामिनेशन तो ये है तुम्हारा पहला पॉइंट। इसमें दूसरा पॉइंट ये है भाई कि ये रिक्वेस्ट कौन करेगा मेडिकल एग्जामिनेशन का, कोई तो करेगा ना सर। तो लिखिए द रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, द रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन मस्ट कम फ्रॉम अ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट आना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या पढ़े हमने कि अगर कोई बंदा किसी भी ऑफेंस के चार्जेस में अरेस्ट होता है और सफिशिएंट ग्राउंड एग्जिस्ट करता है ये बिलीव करने के लिए कि अगर हम उसके बॉडी का क्या किए भाई, एग्जामिनेशन किए ना, अगर उसका बॉडी का हम लोग उसके बॉडी का एग्जामिनेशन किए तो कुछ ना कुछ ज़रूर एविडेंस मिल सकेगा। समझ में आया? तो समझ में आया। अच्छा, इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे आप रियल लाइफ एग्जांपल है, आपने देखा होगा क्या सर, ड्रिंक एंड ड्राइव का केस। आप पे ऑफेंस चार्जेस लग गया कि आप ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे थे, तो भैया आप तुरंत आपका बॉडी का अगर मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो पता चल जाएगा ना कि आपने ड्रिंक किया था या नहीं किया था। तो वही चीज़ है, ठीक है। और भी बहुत एग्जांपल हो सकते हैं, मैं बस जस्ट एक एग्जांपल दे दिया। दूसरा बात क्या है, ये मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए क्या होना चाहिए भैया, रिक्वेस्ट आना चाहिए किसके पास से, पुलिस ऑफिसर के पास से, ठीक है। द रिक्वेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन मस्ट कम फ्रॉम अ पुलिस ऑफिसर, मतलब पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, मतलब समझने के लिए, तभी ये समझ में आता है। हु कैन कंडक्ट एग्जामिनेशन, क्या है? तो ये है हु कैन कंडक्ट एग्जामिनेशन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है भाई कि कौन मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकता है। हु कैन कंडक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा? अच्छा, सबसे पहले ये समझ में आया कि किस सिचुएशन में मेडिकल एग्जामिनेशन एक्यूज्ड का होगा, ठीक है। पहला, ऑफेंस का चार्जेस लगा होना चाहिए उस पर। अगर किसी बंदे को अरेस्ट करते हैं और उस पर किसी ऑफेंस का चार्जेस लगा है, प्लस ऐसा ग्राउंड बन रहा है कि अगर इसको उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए तुरंत तो कुछ ना कुछ क्राइम से रिलेटेड एविडेंस मिल सकता है, तो उस केस में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा? अच्छा, ये मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा? तो लिखिए अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मैं समझने के लिए बस लिख दे रहा हूँ भाई, डॉक्टर ही होते हैं ये लोग,
कौन होते हैं? डॉक्टर ही होते हैं, ठीक है। इतना मतलब फैंसी नाम जो लिख रहे हैं ना, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये कौन है भाई? ये डॉक्टर ही है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो भाई ये मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है ये कौन कंडक्ट करता है? तो नॉर्मली मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा? ऑब्वियसली डॉक्टर करेगा। लेकिन लिखा क्या है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। क्या लिखा गया है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इसको आपको याद रख लेना है। मैं अब इसको शॉर्टकट में क्या बोलूँगा आगे चलकर? मैं इसको शॉर्टकट में बोला करूँगा आरएमपी बोलूँगा। क्या बोलूँगा? आरएमपी। इतना बड़ा भारी भरकम वर्ड आप लिखोगे ना, मेरा एग्ज़ाम थोड़ी है भाई, ठीक है ना, तो आपको लिखना है। मैं तो लिखूँगा आरएमपी। तो जब भी मैं आरएमपी बोलूँ तो समझ जाइएगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, समझ गए। आगे बताइए, आगे लिखिए। द आरएमपी can take the help of others acting in good faith. Acting in others acting in good faith under the डायरेक्शन। तो सबसे पहले क्या बोला कि भैया मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा? तो मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा भाई? मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करेगा। समझ में आ रहा है? ओके, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा, जो कि डॉक्टर होता है नॉर्मली। ओके, दूसरी बात, ये अकेला करेगा कि ये और भी लोगों का हेल्प ले सकता है? तो यहाँ पर लिखा गया है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को अगर ज़रूरत लगा तो वो क्या कर सकता है? कुछ दूसरे बंदों का हेल्प ले सकता है जो कि गुड फेथ में काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ओके, तो बोलने का मतलब ये है कि जब कभी भी कोई बंदा एक्यूज्ड अरेस्ट होकर आता है और उससे अगर लगता है कि भैया जो भी क्राइम इसने किया है और उसका एविडेंस उसके बॉडी में छुपा हुआ है, ठीक है, कोई भी क्राइम किया होगा और ऐसा लगता है कि अगर उसका बॉडी से ना उसका निकल सकता है एविडेंस, ठीक है, तो उस केस में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना बनता है। और ये मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है। कौन रिक्वेस्ट करेगा? पुलिस ऑफिसर। किसको रिक्वेस्ट करेगा? मुझको, आपको, किसको? आरएमपी को, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को। ओके, मतलब क्या? मतलब ये भाई कि ये है आपका पुलिस ऑफिसर, ठीक है, ये है आपका, ये कहाँ चला गया? सॉरी, ठीक है, ये है आपका, ये कौन है? ये है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, इतना भारी भरकम नाम सर। सिंपल में डॉक्टर मतलब रिक्वेस्ट फॉर एमई मतलब समझे? मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अच्छा, ये आरएमपी क्या करेगा भाई? क्या करेगा बताओ? ये आरएमपी करेगा कंडक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ मुझे, ठीक है। अभी तक क्या पढ़े? किसी भी बंदे को जब किसी भी ऑफेंस के लिए अरेस्ट करके लाते हैं और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि भैया ये जो भी ऑफेंस करके आया है ना, उसका जो है एविडेंस इसके बॉडी में छुपा है, तो तुरंत इसका एग्जामिनेशन वो कर सकता है। लेकिन वो उसके लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है। किसको रिक्वेस्ट करेगा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को। डॉक्टर मत लिखिएगा, क्या लिखिएगा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये समझाने के लिए लिखा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, और ये क्या अकेला कर सकता है कि दूसरे का हेल्प ले सकता है? बिल्कुल दूसरे का हेल्प ले सकता है, क्यों नहीं लेगा? अच्छा, आगे लिखिए, ये हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, रीजनेबल फोर्स कैन बी यूज्ड if necessary to conduct the examination। भाई देखो, अब डॉक्टर क्या कर रहा है भाई? मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहा है और वो रेसिस्ट कर रहा है। कौन रेसिस्ट कर रहा है? एक्यूज्ड। वो रहा कि नहीं करने दूंगा।
तो उस केस में भाई ये लोग क्या कर सकते हैं, रिजनेबल फोर्स का यूज़ कर सकते हैं। रिजनेबल जितना ज़रूरत है भाई, नेसेसरी फोर्स, रिजनेबल फोर्स मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही, ठीक है, ओके। उसके बाद लिखिए मेरे साथ साथ, इन केस ऑफ फीमेल एक्यूज्ड, इन केस ऑफ फीमेल एक्यूज्ड, तो जहाँ जहाँ फीमेल आ गई तो वहाँ पर कौन आएगा मालूम है आपको, फीमेल। जहाँ जहाँ पर आप देखिएगा बीएनएस में फीमेल का जिक्र है ना, वहाँ पर फीमेल ऑफिसर के बारे में बताया गया होगा। अच्छा, इन केस ऑफ फीमेल एक्यूज्ड, अगर मान लो कोई फीमेल एक्यूज्ड अरेस्ट करके लाए, ठीक है, फीमेल एक्यूज्ड है वो, द एग्जामिनेशन मस्ट बी डन by or under the supervision of a female रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। समझे मतलब क्या, अगर कोई बंदा तो नहीं, बंदी, अगर कोई बंदी, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, अगर कोई बंदी फीमेल एक्यूज्ड है, अगर उसको वो एक्यूज्ड बन गई है किसी ऑफेंस के लिए, उसको पकड़ के लाए हैं अरेस्ट करके, तो उसका अगर मान लीजिए मेडिकल एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है, तो कौन करेगा, किसके सुपरविजन में होगा, करेगा तो आरएमपी ही, लेकिन फीमेल आरएमपी करेगा। ओ माय गॉड, कौन करेगा, फीमेल आरएमपी करेगी, मतलब सॉरी, कौन करेगी, उसका जो एग्जामिनेशन कौन करेगी, कोई मेल आरएमपी नहीं भाई, फीमेल आरएमपी, ये याद रखिएगा। ओके ओके ठीक है, समझ गए। अच्छा आगे बताइए सर। फिर रिपोर्ट बनाने के बाद किसको देना पड़ेगा, रिपोर्ट किसको देंगे, ऑब्वियसली पुलिस ऑफिसर को देंगे। लिखो सबमिशन, ये मैं आपको क्या बताऊं, लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए मेरे को अलग अलग रूम जाना पड़ रहा है, क्योंकि डिस्टर्बेंस हर रूम में हो रहा है, तो इसीलिए राइटिंग भी इधर से उधर होना पड़ता है। देखिएगा कभी कभी साउंड आता है, लेक्चर के दौरान आपको साउंड आएगा, तो क्या कर सकते हैं, सभी का घर में प्रॉब्लम है। चलिए समझिए, हाँ आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, सबमिशन ऑफ मेडिकल रिपोर्ट। अच्छा, मेडिकल एग्जामिनेशन खत्म हो गया मान लो, तो रिपोर्ट तो देना पड़ेगा ना, किसको देंगे बताइए जल्दी, किसको देंगे भाई, सबमिशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट किसको देंगे, ऑब्वियसली जो रिक्वेस्ट किया था उसको देंगे। तो लिखो यहाँ पर, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट immediately forward the report to the IO मतलब जानते हो ना, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ये तो आपको मालूम होगा। तो अब लिखो, तो होता क्या है कि जैसे ही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करेगा, ये है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रिपोर्ट दे देगा, तुम्हारा मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट किसको दे देगा, ये रिपोर्ट देगा तुम्हारा आईओ को। आईओ भी तो पुलिस वाला ही है, पुलिस ऑफिसर ही है, ठीक है, ये है। समझ में आया, ओके सर समझ में, आगे आगे बताइए, ठीक है। कुछ डाउट है क्या, नो सर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार नहीं और 2 पॉइंट है, उसके बाद सीधा रिवाइज कर देता हूँ। लिखिए अब डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो भाई डेफिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इंक्लूड्स, एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, इंक्लूड्स, एग्जामिनेशन का मतलब होता है मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक such as blood, semen, sweat,
हेयर एंड नेल सैंपल्स। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना भैया कि मेडिकल एग्जामिनेशन, उसका मतलब क्या है? मेडिकल एग्जामिनेशन का मतलब है उसका ब्लड सैंपल ले लेंगे, सीमेन सैंपल ले लेंगे, पसीना, बाल, नेल सैंपल्स वगैरह का ले सकते हैं। ठीक है, स्वैप्स लेंगे स्पेशली इन सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, स्पेशली इन सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, ये सबको आपको याद रखना है। जिसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा भाई गूगल कर लो। ठीक है, फिर है एक्सरे होता है, ईसीजी हो सकता है इसमें, एंड अदर नेसेसिटी टेस्ट हो सकता है, एंड अदर नेसेसिटी टेस्ट। ठीक है, तो एग्जामिनेशन का मतलब है मॉडर्न, बस इतना याद रखिए, मॉडर्न साइंटिफिक एग्जामिनेशन के बारे में बोलता है। जैसे तुम्हारा ब्लड टेस्ट वगैरह, सीमेन टेस्ट, हेयर नेल सैंपल्स जो लेते हैं, एक्सरे, ईसीजी वगैरह, ये सब आता है। ठीक है सर, समझ गए। आगे बताइए, आगे बात करता है। देखिए सर, देखो एक्चुअली अगर आप देखोगे अरेस्ट चैप्टर है ना, वो छोटा छोटा प्रोविज़न है उसमें, तो ये या फिर प्रीलिम्स के लिए आएगा या फिर एक बड़ा क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे अरेस्ट प्रोसीजर बताओ, पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर, तो भैया पोस्ट अरेस्ट में ये सारा सेक्शन आ जाएगा, छोटे छोटे सेक्शन को क्लब करके आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आया? ओके, तो नेक्स्ट लिखो, हु इज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP। ठीक है, RMP किसको बोलेंगे बताओ सर? बताओ किसको बोलेंगे? तो लिखो RMP मीन्स है ना, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करेगा, ये याद रखना। एक्यूज्ड का केस में कौन करेगा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब होता है मीन्स द मेडिकल प्रैक्टिशनर having medical क्वालिफिकेशन, जिसके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन है भाई। एज पर किसके हिसाब से मेडिकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए? एज पर, ये याद रखना, वर्ड इसमें आ सकता है प्रीलिम्स में, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। तो 2019 नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 का जो कानून है, उसके हिसाब से आपके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर माना जाएगा। तो एक कानून है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में पास हुआ था, उसमें के हिसाब से अगर आपके पास कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन है ना, तो आपको RMP माना जाएगा, प्लस प्लस प्लस। इसके अलावा और एक कंडीशन है, इसके अलावा भाई, जिसका नाम whose name has been entered, जिसका नाम एंट्री किया गया है। कहाँ पर एंट्री किया गया है भाई? पहला है स्टेट नेशनल मेडिकल रजिस्टर। क्या? नेशनल मेडिकल रजिस्टर। और दूसरा है आपका, ये में इसमें हो सकता है नाम आपका, या फिर स्टेट मेडिकल रजिस्टर में हो सकता है, स्टेट मेडिकल रजिस्टर। ठीक है सर, बताओ फिर से। मैंने कहा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब होता है भाई वो डॉक्टर जिसके पास मेडिकल का क्वालिफिकेशन है, लेकिन किसके हिसाब से? नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। इसको याद रखिएगा अच्छे से, एग्जामिनेशन प्रीलिम्स में आ सकता है। दूसरी बात, ये उसके हिसाब से तो क्वालिफिकेशन होगा, प्लस उसका नाम या फिर दो जगह में होगा। कहाँ पर? या फिर नेशनल मेडिकल रजिस्टर में उसका नाम होना चाहिए, या फिर स्टेट मेडिकल रजिस्टर में उसका नाम होना चाहिए। और मेडिकल क्वालिफिकेशन किसके हिसाब से होना चाहिए? नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। समझ में आ रहा है? चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद इसका कुछ 2 केस स्टडी है, लिख लेते हैं। चलिए,
सेक्शन 51, ठीक है, सेक्शन 51, 49 50 हो चुका है, सर्च के बारे में था, सर्च एंड सीजर। 51 बोलता है एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या पढ़ा हमने कि मेडिकल एग्जामिनेशन कब होगा, अगर कोई बंदे को अरेस्ट करके लाया जाता है किसी भी ऑफेंस में, प्लस ये ग्राउंड एग्जिस्ट करता है कि अगर हम इसके बॉडी को मेडिकली एग्जामिन करें तो कुछ ना कुछ एविडेंस क्राइम से रिलेटेड मिल सकता है, तो उस केस में पुलिस वाले के पास ये है पावर कि वो उसका क्या कर सकता है, मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकता है। तो उसके लिए किसको रिक्वेस्ट करेगा, वो आरएमपी को करेगा, आरएमपी को रिक्वेस्ट करेगा कि भैया आप इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कीजिए। आरएमपी अकेला कर सकता है कि दूसरे का मदद ले सकता है, दूसरे का मदद ले सकता है, ठीक है। अच्छा, क्या आरएमपी मेडिकल एग्जामिनेशन करते वक्त कुछ फोर्स यूज कर सकता है? बिल्कुल रीजनेबल फोर्स यूज कर सकता है। दूसरी बात, अगर मान लो फीमेल एक्यूज्ड अगर है तो उसका फीमेल एक्यूज्ड अगर है तो उसका एग्जामिनेशन कौन करेगा? उस केस में फीमेल आरएमपी होना चाहिए, ओके। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट एक बार तैयार हो गया तो किसको भेजेंगे? जो केस का आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, हर एक केस का अलग होता है, तो हर एक केस का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, हाँ, हर केस का अलग नहीं होता, मतलब हर केस का सेपरेट मतलब आईओ रहता है, ठीक है। तो जो आईओ है उसको मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट भेज दिया जाएगा। अच्छा, एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है? ब्लड टेस्ट लेना, सीमेन का टेस्ट, स्वेट, हेयर वगैरह, नेल सैंपल जो लेते हैं, बाल वाल कर लेते हैं ना, आप देखे होंगे मूवी सब में, वही सबको एग्जामिनेशन बोला जाता है, मतलब जिस टेक्निक में साइंटिफिक टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है, ओके। दूसरा क्वेश्चन अभी यह है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर किसको बोलेंगे? तो लोकल लैंग्वेज में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब होता है डॉक्टर भाई, वो डॉक्टर जिसके पास क्वालिफिकेशन है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के हिसाब से, प्लस उसका नाम आइदर नेशनल मेडिकल रजिस्टर में है एंट्री या फिर स्टेट मेडिकल रजिस्टर में, ठीक है, समझ गए। चलिए, दो कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन लिखेंगे, खत्म हो जाएगा ये यहीं पर। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, ठीक है, इसको नीचे लिखते हैं, यहाँ पर जगह होगा नहीं। हाँ भाई, तो नीचे आ जा, वाह। तो लिखो, सबसे पहला केस है आपका, हेडिंग डालो, नॉट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20(3), जो कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन का बात करता है। क्या बोलता है? इंक्रिमिनेशन। 20(3) पहले भी पढ़ चुके हैं, सेक्शन 183 पढ़ते वक्त, याद आ रहा है आपको? जो पढ़े मेरे साथ उनको याद आ रहा होगा कि जब मैं 183 का बेसिक पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि कोई भी बंदा अपने अगेंस्ट में गवाही नहीं दे सकता। आप नहीं बोल सकते कि मैं ही मारा हूँ इसको, आपका मतलब आप अपने ही अगेंस्ट में आप एविडेंस नहीं दे सकते, इसको बोलते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन। और कौन ये बोलता है? आर्टिकल 20(3), कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20(3) बोलता है कि आप अपने ही अगेंस्ट में गवाही नहीं दे सकते। तो ये तो बोलता है, लेकिन जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन करा रहे हो, मुझे बताओ, आप हो, ठीक है, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन जैसे ही कराते हो तो सबूत निकल जाता है, एविडेंस आ जाता है कि आपने क्राइम किया है, और एविडेंस आते ही इसका मतलब आप तो अपने ही अगेंस्ट में गवाही दे रहे हो ना भाई। सच सही बोले, अगर कोई बंदा एक्यूज्ड अरेस्ट होके आता है और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जा रहा है, तो एविडेंस अगर निकल के आता है कि उसने वो किया है, इसका मतलब क्या? कि आप अपने ही अगेंस्ट में गवाही दे रहे हो, मतलब आपका बॉडी आपके अगेंस्ट में गवाही दे रहा है, तो इसको हम लोग माने या नहीं माने? तो बोलता है भैया ये आर्टिकल 20(3) के अंदर नहीं आएगा, 20(3) के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, 20(3) के अंदर नहीं आएगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं अपने ही अगेंस्ट में गवाही दे रहा हूँ मेडिकल एग्जामिनेशन के जरिए, तो ऐसा नहीं बोलेंगे, मतलब इसमें इसको एविडेंस माना जाएगा, समझे कि नहीं? इसको इस क्लॉज के अंदर नहीं रखा गया है, इस आर्टिकल के अंदर नहीं रखा गया है, तो वही बोल रहा है नॉट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20(3). तो लिखो, केस का नाम लिख दो भाई, ये बस रीड कर लेना, इन अनिल ए लोखंडे, अनिल ए लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, 1981 सुप्रीम कोर्ट का केस है, ठीक है,
इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सुप्रीम कोर्ट held that medical examination does not violate आर्टिकल 20(3) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 20(3) है, जो बोलता है कि बंदा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बोलते अलग मैं कुछ अगर बोलूँ तो लिख नहीं पाऊंगा, स्पेलिंग मेरे साथ नहीं होता है ऐसा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अनिल ए लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस में, लोखंडे थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है भाई, इसको ठीक करते हैं। ठीक है सर, कर लो आपका मन। ठीक है, अनिल ए लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मेडिकल एग्जामिनेशन अगर किसी बंदे का आप करा रहे हो तो ये आर्टिकल 20(3) के अंदर नहीं आता। ये 20(3) का उल्लंघन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई बिकॉज द एक्यूज्ड is not being forced to testify against himself। ठीक है, उसको अपने अगेंस्ट में गवाही देने के लिए थोड़ी बोला जा रहा है, उसका तो सिर्फ बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है, उससे थोड़ी बोलना कि तू बोल। ठीक है सर। दूसरा चीज, द एग्जामिनेशन इज नॉट अ टेस्टिमोनियल एक्ट। द एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन जो होता है ये टेस्टिमोनियल एक्ट नहीं होता, इज नॉट अ टेस्टिमोनियल एक्ट। इसको टेस्टिमोनियल एक्ट आप नहीं कह सकते हो, बल्कि ये कौन सा एक्ट है? बट अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, बट अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ये क्या है? एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, तो ये था अनिल ए लोखंडे का केस। इसमें ये बोला गया अगर कोई बंदे का मेडिकल एग्जामिनेशन करते हो और ये पता चलता है, कोई सबूत निकलता है उसके अगेंस्ट में, तो आप ये नहीं कह सकते हो, मतलब वो बंदा ये नहीं कह सकता है नहीं ये तो आर्टिकल 20(3) के अंदर आ गया, मैं अपने ही अगेंस्ट में गवाही दे रहा हूँ। ये नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके मेडिकल एग्जामिनेशन को आर्टिकल 23 के अंदर नहीं लाया गया है, उससे वो उसके अंदर में नहीं आता। ठीक है, ठीक है, हो गया ये। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा सेक्शन 51 इज़ ओवर। समझ में आया? अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा। यहाँ पर सेक्शन 51 ख़त्म होता है। ठीक है, दूसरा है आपका सेक्शन 52 है। ये भी थोड़ा सा तो है, थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं। ये समझ में आया? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसको यहीं पर मैं कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, ये वीडियो का साइज़ बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इसी का कंटिन्यूएशन है, हम पढ़ेंगे 52। क्या पढ़ेंगे भाई? 52 पढ़ेंगे, सेक्शन 52 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेट कीजिए सेक्शन 52 का। सेक्शन 52 क्या बोलता है? तुम्हारा अगर कोई बंदा जिस पर रेप का चार्जेस लगा है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन, समझे? तो रेप वाले का मेडिकल एग्जामिनेशन अलग होगा, समझे? कौन सा सेक्शन में होगा? 52 में होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अभी सेक्शन 52 इसके बाद पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय, टेक केयर।